अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड साइंस हब। उम्मीद है स्टूडेंट्स सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, आज हम इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर ले साइंस की। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइंस का। थर्ड लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है हमारे पास स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में कि हमारे पास बेस पेयर्स कौन कौन से थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से जीन्स हमारे पास डोमिनेंट होते हैं और कौन कौन से जीन्स हमारे पास रिसेसिव होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम देख लेते हैं। बुक का पेज नंबर 6 ओपन कर लें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मेरे पास कुछ नोट्स लिखा हुआ नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं लिखा हुआ न्यूक्लिक एसिड्स। हमने जब भी चैप्टर स्टार्ट किया तब हमने बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे टर्म हैं जिसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर जो है वो डीएनए और आरएनए बनते हैं। फिर हमने बताया जो डीएनए है वो हमारे पास न्यूक्लियस में होता है सेल के, है ना, और साइटोप्लाज्म हमारे पास जो है उसके अंदर क्या होता है, आरएनए। मतलब इन दोनों की पोजीशन बता दी कि डीएनए हमारे पास न्यूक्लियस में होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है, आरएनए होता है। अब ये जीन्स और क्रोमोसोम्स का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? तो जीन्स और क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास डीएनए के ही पार्ट्स हैं, डीएनए ही इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, जीन्स हमारे पास क्या है, ऐसे मतलब करेक्टरिस्टिक्स इनके पास होती हैं जो कि पूरे इंडिविजुअल की लाइफ को डिफाइन करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स उसके पास उसकी आगे जिंदगी में जाएंगी। ठीक है, क्रोमोसोम्स में हमारे पास जो है वो बहुत सारे डीएनए अगर इकट्ठे हों तो उनसे हमारे पास मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक नीडल की तरह एक हमारे पास जो है नीडल के साथ नलकी की तरह हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर एक धागा है तो वो डीएनए है, अगर बहुत सारे धागों को इकट्ठा किया जाए तो वो हमारे पास मिलकर क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे क्लियर करनी थी कि हमने स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड से किया था। अब हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स बुक का पेज नंबर 6 आपने ओपन कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर प्रॉपर आज का। जी, इन न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स आर इन पेयर विच आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम हमने बताया कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या था हमारे पास, डीएनए था। मतलब डीएनए जो है हमारे पास ओवरऑल एक क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने बोला क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक पेयर होता है इनका बना हुआ। ठीक है, जैसे ये आपको पिक्चर में नीचे नजर आ रहा है इस तरीके से एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, so the chromosomes are of a pair, both members of a homologous pair carry similar genes on similar location। अब जो हमने जीन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जीन्स क्या होते हैं, अब वो जीन्स कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स के ऊपर। और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया कि जीन्स की जो लोकेशन है वो कहाँ पर होंगी, क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं और एक ही जगह पर होती है जहां पर एक वन साइड की क्रोमोसोम्स की वन क्रोमेटिड पे होगी, वहीं पे दूसरे साइड पे उसी क्रोमेटिड की उसी साइड पे वैसे ही लोकेशन होगी। ठीक है, किस तरीके से इसको भी जरा देख लेते हैं। ये देखें, आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी यहाँ पर, छोटी सी हैंडमेड ड्रा की हुई है स्टूडेंट्स। ये देखें, यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस दिखाया गया है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखाया गया है आप लोगों को, क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इन क्रोमोसोम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स हमारे पास किस तरीके से होते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे पास इस तरह पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास। और यहाँ पे उन्होंने जीन्स की बात की स्टूडेंट्स, दिस वन इज अ जीन, लाइक एक चीज एक करेक्टरिस्टिक्स को बताया हुआ है और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बताया हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने बोला, जब उन्होंने बात ये की हमारे पास कि अगर एक पेयर है तो पेयर के अंदर क्या होगा, जो जीन की लोकेशन है वो दोनों क्रोमेटिड्स पे एक ही जगह पर होगी, सेम लोकेशन पे होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आई कलर को हाईलाइट किया हुआ है और यहाँ पे आई कलर एक इंडिविजुअल का ब्लू है, ठीक है, पेरेंट्स का,
और एक साइड पे पेरेंट का आई कलर ब्राउन है, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे पास किस तरीके से होंगे, एक क्रोमेटिड्स की फॉर्म में होंगे। जो क्रोमेटिड्स हैं वो हमारे पास उनके ऊपर जीन की लोकेशन सिमिलर प्लेस पे होगी, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पर ऊपर आई कलर है और साथ में दूसरी साइड पे उसी सेम लोकेशन में ईयर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, या स्किन कलर है या हेयर कलर है। नो, दोनों साइड से हमारे पास आई कलर ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक हो गया। सो वी कैन से दैट द जीन्स आर आल्सो इन पेयर। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हमारे पास क्या है, जहां पर लोकेशन सेम होती है, जीन की कैरेक्टरिस्टिक सेम जगह पर लाई करती हैं, तो उन्होंने बोला अगर वो होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसका मतलब ये है कि जीन भी हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, पेयर्स की फॉर्म में। बोथ मेंबर्स ऑफ ए जीन पेयर एक्सप्रेस देमसेल्व्स इनटू प्रोटीन्स। अब जीन्स अपने आप को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्म में, ठीक है। Thus, they both members of the genes collectively influence one's our traits। उन्होंने बोला अब ये प्रोटीन की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जितनी ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जिस जीन की ज्यादा होगी, वही जीन हमारे पास आगे फर्दर चाइल्ड के अंदर जाएगा, ठीक है, आगे बेबी के अंदर जाएगा, सही है। So among these pairs, sometimes one gene exerts a stronger influence on our traits thus than the other। हमने क्या बोला, इसी की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक जीन जो है वो अगर ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है तो उसका स्ट्रोंगर इफेक्ट है, मतलब उसके आगे फॉरवर्ड मूव करने के, आगे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। A genes becomes dominant when it produce more proteins of the longer chains of a proteins। अब मैंने बोला वही जीन हमारे पास डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, वही जीन डोमिनेंट होगा जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होगी और प्रोटीन की लॉन्गर चेन्स बनेगी, तो वही हमारे पास डोमिनेंट जीन्स कहलाएगा। दिस जीन इज नोन एज द डोमिनेंट जीन रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर डी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, डिफाइन डोमिनेंट जीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, मस्ट है, ये पेपर में जरूर आती है। A gene becomes a dominant which when it produces more proteins and a longer chain of proteins, this gene is known as the dominant gene represented by a capital letter D। जीन्स एक्सप्रेस देयर इफेक्ट्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। अब उन्होंने क्या बोला, जीन अपने इफेक्ट, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं और उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। लाइक स्टूडेंट, अगर पेरेंट्स के अंदर आई कलर ब्लैक है और आगे चिल्ड्रन के अंदर भी आई कलर ब्लैक ही जाता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि अच्छा इनके पेरेंट्स से ही ऑफस्प्रिंग में ये कलर आया हुआ है, ठीक है। जैसे अटैच और डिटैच ईयर लोब होते हैं, कान हमारे पास कुछ लोगों के फेस के साथ जुड़े हुए होते हैं, कुछ के नहीं जुड़े होते, तो वो क्या है, हमारे पास जीन्स की लोकेशन है। कुछ अगर फॉर एग्जांपल दोनों वालिदैन के मेल और फीमेल दोनों के ईयर लोब अटैच हैं, बच्चों के भी आगे अटैच होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि डोमिनेंट थी दोनों पेरेंट्स में, तो वही आगे बच्चे में भी आ गई है, ठीक है। सो द ऑब्जर्वेबल ट्रेट इज कॉल्ड अ फिनोटाइप। ऐसी चीज जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम फिजिकल लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो हमारे पास फिनोटाइप कहलाती हैं। सच एज आई कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर कलर, हाइट। अभी ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में इसको विजिट कर रहे होते हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, फिनोटाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने क्या बताया हुआ है, जिसमें हमारे पास हेयर आता है, हेयर कलर आता है, हाइट आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से। दिस जीन इज अ होमोलोगस पेयर आर कॉल्ड एलील्स। अब जीन्स का आपस में होमोलोगस पेयर्स में होना एलील कहलाता है। लाइक ये देखें, अब यहाँ पर जीन की लोकेशन उन्होंने क्या बताई हुई है, यहाँ पर एक जगह पर आई कलर है और दूसरी जगह पर हमारे पास क्या है, आई कलर है। अब दोनों दिस वन इज ए क्रोमेटिड स्टूडेंट्स, द सिंगल वन इज ए क्रोमेटिड, ठीक है। तो एक क्रोमेटिड के ऊपर जो जीन की लोकेशन है और जो दूसरे क्रोमेटिड के ऊपर जीन की लोकेशन है, एलील्स कहलाती हैं। ये क्यों, क्योंकि सिमिलर लोकेशन है जीन्स की एट ए सिमिलर पोजिशन, ठीक है। दिस मे कैरी अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्ट्रेट हेयर्स एंड कर्ली हेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आई कलर उन्होंने बताया हुआ है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे आई कलर दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं, ठीक है, फॉल्स। और यहाँ पर अगर हम हेयर कलर का टेक्सचर की बात करें, तो वो एक साइड पे स्ट्रेट भी आ सकते हैं, दूसरी साइड पे उसका कर्ली का ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है। ये वाला बॉक्स में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पिक्चर से नजर आई होगी। यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ है आप लोगों को, पेयर्स के बारे में बताया हुआ है, होमोलोगस पेयर्स के बारे में, ठीक है, जो कि एक पेयर की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर अगर ईयर कलर की बात हुई है, तो यहाँ पर दूसरी साइड पे भी ईयर कलर की ही बात हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हेयर कलर है, तो सेकंड साइड पे भी हमारे पास क्या होगा, हेयर कलर ही बताया गया है।
अब यहाँ पर हमने बताया कि जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ गया है, ऑन द contrary the other gene in a pair may have a relatively milder effect on our body traits. These genes are called the recessive genes. अब उन्होंने बोला है कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनका हमारे ट्रेट्स के ऊपर या जिनका हमारी बॉडी के ऊपर माइल्डर इफेक्ट होता है, मतलब बहुत कम इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा असर नहीं होता। तो वो हमारे पास कैसे जीन होंगे? दिस जीन्स आर कॉल्ड रिसेसिव जीन। तो ये जीन हमारे पास कौन से जीन्स होंगे स्टूडेंट्स? रिसेसिव जीन होंगे, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डोमिनेंट जीन को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव जीन को स्मॉल आर से, ठीक है। The recessive genes only manifest in the phenotype when both alleles of the genes are recessive. उन्होंने बोला वो ये तभी हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है, तब ही ये नजर आएंगे जब दोनों साइड पे जो क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों क्या होंगे हमारे पास? रिसेसिव होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। So next, this situation is known as being a homozygous recessive. Reads examples of Hickler's thumbs to understand effect. अब हम इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हिकलर्स इफेक्ट को देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। Remember that when an individual carries two identical alleles, उन्होंने बोला जब एक इंडिविजुअल के पास दो एक जैसे alleles हों for a gene either two dominant or two recessive. हमने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है उसके पास जीन जो हैं वो टू हो, ठीक है, और किस तरीके से हो, या तो वो दोनों डोमिनेंट हो या वो दोनों रिसेसिव हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस, ठीक है। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। डिफरेंस बिटवीन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। व्हाट इज ए डोमिनेंट जीन, व्हाट इज ए रिसेसिव जीन, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास सिचुएशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स इसमें कि जो भी अलील्स होंगे वो हमारे पास दोनों या तो डोमिनेंट होंगे या तो रिसेसिव होंगे। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मैंने हैंडमेड पिक्चर बनाई है कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें हमारे पास दोनों साइड्स पे क्या है? अलील्स हमारे पास डोमिनेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्राउन कलर आ गया हेयर का, यहाँ पे भी ब्राउन कलर हमारे पास क्या शो हो रहा है? हेयर का, और दोनों हमारे पास क्या है? डोमिनेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे होमोजाइगस, ठीक है। और ये इस तरीके से भी सिचुएशन हो सकती है स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो है वो क्या हो? रिसेसिव हो, ठीक है, लेकिन हो सेम, मतलब एक साइड पे कैपिटल कह रही हूँ स्मॉल आर हो और एक साइड पे भी स्मॉल आर हो, मतलब दोनों रिसेसिव हो। सिचुएशन ये मैटर करती है कि यहाँ दोनों डोमिनेंट हो या दोनों रिसेसिव हो, ठीक है। 1-2 वाला हिसाब, 2-in-1 वाला हिसाब ना हो, ठीक है। सो द सेकंड वन इज हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस का क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स? हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि जो भी इनकी लोकेशन होगी वो किस तरीके की होगी, यहाँ तो वो दोनों यहाँ तो उनमें से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा, ठीक है, ठीक है। कोई भी एक जो है हमारे पास डोमिनेंट हो सकता है और एक दूसरा हमारे पास जो है वो रिसेसिव हो सकता है, तो वो सिचुएशन हमारे पास क्या कहलाएगी? हेटेरोजाइगस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन एन इंडिविजुअल कैरीज वन डोमिनेंट एलील्स एंड वन रिसेसिव एलील्स फॉर द सेम जीन। अब एक ही जीन के ऊपर एक डोमिनेंट है और एक हमारे पास क्या है? रिसेसिव है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब जो हिकलर्स थंब था, हिकलर्स थंब जो है उसको भी जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स की उसमें क्या बोला हुआ है। सो द हिकलर्स थंब, उसने ये बताया है हमारे पास कि उसके पास क्या है? एक थंब है, ठीक है, दी थंब सिचुएशन है। अब थंब की सिचुएशन हमारे पास क्या है कि जब उन्होंने बोला, उन्होंने ये समराइज किया हुआ है कि अगर थंब बेंड हो जाता है तो वो डोमिनेंट है, और अगर थंब हमारे पास स्ट्रेट रहता है तो वो हमारे पास क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। थंब की सिचुएशन के बारे में उन्होंने बताया हुआ कि अगर वो बेंड हो जाता है तो दिस वन इज ए डोमिनेंट, और अगर वो स्ट्रेट रहता है तो दिस वन इज ए रिसेसिव। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज हैं, आप मुझसे इनबॉक्स कर सकती हैं, कमेंट्स कर सकती हैं, ठीक है। मैं कोई चीज़ मजीद इसमें ऐड करना चाहूँ तो वो आप मुझे बता सकती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपने 4th लेक्चर को जल्द अज जल्द अपलोड करेंगे और होपफुली आपको ये तमाम चीज़ें, तमाम कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे।